गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आज के मैथ की ओर। आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, इसके बारे में हमें आज जानकारी हासिल करनी है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। नंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर से आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसे समझ लेंगे तो आप एक तरह से समझिए कि बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन करने में सफल हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। लेट स्टार्ट। टाइप ऑफ नंबर्स। पहला होता है नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरा होता है होल नंबर। तीसरा होता है इंटीगर। तीसरा होता है इंटीगर्स। नंबर्स कर दीजिए सबको। उसके बाद चौथा होता है प्राइम नंबर्स, या आप कहिए इवन एंड ऑड नंबर्स। पांचवा होता है आपको प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। छठवा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। इतने प्रकार के नंबर्स होते हैं, 6 प्रकार के नंबर्स होते हैं। इन नंबर के बारे में हमें डिटेल में जानना होगा ताकि आगे आने वाले मैथ के सॉल्यूशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है इसे जानिए। तो इसे जानने के लिए ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। Natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप बढ़ते जाइए। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं सब नेचुरल्स नंबर होते हैं। इन्हें नेचुरल नंबर इसलिए कहा गया कि स्वाभाविक रूप से हम इसे आसानी से जान जाते हैं और स्वाभाविक रूप से इसे पढ़ाया जाता है सबसे पहले कि यहीं से हमारी गिनती शुरू होती है।
1 2 3 4, उसके बाद ही कोई नंबर आता है। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो होल नंबर हो गया नेचुरल नंबर including 0 is whole number. For example, जीरो हो गया, और इसके बाद 1 2 3 4 5 और इस तरह से आप बढ़ते चले जाइए। यहाँ इंक्लूडिंग के जगह पर तो विथ स्टार्टिंग विथ 0 इज होल नंबर। होल नंबर तो यही होता है, का मतलब हो गया कि 0 एंड नेचुरल नंबर्स, ये आपका आता है होल नंबर में। तो अगर नेचुरल नंबर में 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो होल नंबर कहलाने लगेगा, और होल नंबर में 0 के अलावा बाकी सारे नेचुरल्स नंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा होल नंबर हो गया। अब चलिए तीसरा चलते हैं इंटीगर्स। इंटीगर्स किसे कहते हैं? तो ये हो गया ऑन काउंटिंग numbers, on counting numbers and on negative numbers are integers. For example, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से ये हो गया, और इस तरह से ये हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, ये नहीं 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते जाइए जितना निगेटिव हो, और 0 के बाद इधर बढ़ते जाइए जितना पॉजिटिव हो। यानी यहाँ से तो आपका होल नंबर हो गया, ये आपका हो गया होल नंबर। और फिर इधर हो गया और आपका इधर हो गया नेगेटिव नंबर। ये हो गया है आपका इंटीगर्स। इंटीगर्स में ये 0 से अगर हम लेते हैं तो इधर तो होल नंबर हो गया,
या 1 से अगर हम लेते हैं, 0 को मिडिल में मान लीजिए न्यूट्रल, तो 1 से लेंगे तो नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। तो इस और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर में नेचुरल नंबर भी कंबाइंड रहता है। तो होल नंबर इधर हो गया और इधर नेगेटिव नंबर्स हो गया, दोनों मिला करके हमारा इंटीजर्स हो गया। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर किसे कहते हैं? द नंबर which are completely divided by 2। 2 से जिसमें पूर्ण रूप से भाग लगे उसे हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए जहाँ तक जाना है। कहने का मतलब कि ये 2 का फैक्टर होगा इसमें निश्चित तौर पर, यानी 2 से ये भाग लगना चाहिए तभी ये इवन नंबर्स होगा। दूसरा है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स में क्या है भाई? द नंबर्स which can never be divided by 2। तो ये आपका हो गया ऑड नंबर, जो जिसमें कि कभी भी 2 से भाग नहीं लगेगा, उस नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला ऑड नंबर होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 और इसी तरह से आपको चलते चले जाइए। सबसे पहला ऑड नंबर 3 होता है और सबसे पहला इवन नंबर 2 होता है, ये बात समझना है। अब चलिए हम चलते हैं अगले नंबर पर, 5वां नंबर। ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो वह नंबर जिसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो, किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता हो, वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, या फिर वो सिर्फ ये क्या बोलते हैं, नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि जैसे आप समझ लीजिए कि एक तरह से ऑड नंबर्स,
ये ऑड नंबर्स में किसी से भाग अभी लगेगा नहीं लगेगा, आगे चलकर भाग लग सकता है, लेकिन वैसे नंबर्स that number which are not divisible by any number. It is divided by 1 and number itself, यानी अपने से स्वयं और एक से डिवाइड होगा, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, में हम देख लेते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल में हो गया कि जैसे कि आपको प्राइम नंबर में 2 हो गया, इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। 3 हो गया, इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा। 4 नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से भाग लग जाएगा। तो फिर 5 होगा। 6 नहीं हो सकता है, उसमें 3 और 2 दोनों से भाग लगेगा। तो फिर 7 होगा। उसके बाद फिर 9 भी नहीं होगा। 11 हो जाएगा। 9 में तो भाग लग जाएगा, 3 से इसमें ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये 7 हो जाएगा। उसके बाद 11 में भाग नहीं लगेगा, 13 में भाग नहीं लगेगा, फिर 17 में भाग नहीं लगेगा, फिर 19 में भाग नहीं लगेगा, 23 में भाग नहीं लगेगा। इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे। और ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे। इसमें किसी एक से डिवाइड होगा, या फिर जैसे मान लेते हैं 13 है, ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से डिवाइड होगा, है ना। 1 और नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर। और ये अब एक और इसमें हम जोड़ सकते हैं कि प्राइम नंबर is that which factor is only and only 1, यानी उसका फैक्टर सिर्फ एक हो सकता है। जैसे 3 का फैक्टर हम निकालना चाहें तो 3 बराबर 1, 3 बराबर हो जाए 3 इंटू 1, ये फैक्टर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसे प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर में कोई भी ले लीजिए, जैसे 23 आप ले लीजिए, इसका फैक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें तो कोई से भाग 23 इंटू 1 होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3/1 बराबर 3 और 3/3 बराबर 1, यानी ये घुमा फिरा कर 1 और 3 के बीच में घूमते रहेंगे। इसी प्रकार से इन्हें मान लेते हैं 23/1, ये बराबर हो गया 23,
और 23 से 23 में हम भाग लेते हैं तो ये बराबर 1 हो जाता है, होगा 1। तो इस प्रकार से ये सिर्फ भाग किसी से नहीं लगते हैं, 1 से भाग लेता है, 1 से भाग लगता है और नंबर इटसेल्फ से भाग लगेगा, यानी इनका फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर के बाद चलिए हम चलते हैं कंपोजिट नंबर में। लास्ट वन इज कंपोजिट नंबर और ये है नंबर 6। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कहते हैं द नेचुरल numbers which are not primed are, अभी समझा रहे हैं, called composite number। फॉर एग्जाम्पल, अब इस यहाँ पर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए अब हमें नेचुरल नंबर्स तो चाहिए लेकिन प्राइम नंबर नहीं चाहिए। तो हमारा नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। इस प्रकार से ये हमारे नेचुरल नंबर है। कंपोजिट नंबर में क्या होगा? एक्सेप्ट प्राइम, यानी देखिए यहाँ प्राइम नंबर कौन कौन सा है? 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद फिर सीधे 11 है, उसके बाद 12 13 नेचुरल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स हम किसे कहेंगे? तो कंपोजिट नंबर्स जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। ये नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि सबका फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर हम किसे कहेंगे? Has more than two factors are called composite नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। जैसे 12 का फैक्टर हम निकालेंगे तो 2 × 2 × 3 सोल्यूशन।
the number is in the form of P beta Q is called rational नंबर। कंडीशन है पहला कंडीशन इसमें यह है कि P एंड Q आर इंटीग्रल। इंटीग्रल्स किसे कहते हैं? जिसमें माइनस और प्लस यानी निगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के डिजिट्स होते हैं, तो इसे हम इंटीग्रल्स कहते हैं। दूसरा हो गया कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपका इसमें दिया हुआ है कि दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर होगा। P बटा Q रेशनल नंबर होगा। अब बात आती है कि P बटा Q है तो इसे हम Q से भाग देंगे P में, तो कुछ तो रिमाइंडर आएंगे। अगर रिमाइंडर नहीं आते हैं, Q 0 के बराबर हो जाता है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। और तो देखिए दो चीज़ होता है। पहला तो है कि हम जब कभी भाग देते हैं तो डिवाइजर होता है, उसके बाद हमारा यहाँ डिविडेंड होता है, उसके बाद यहाँ हमारा कोसेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा नीचे में रिमाइंडर हो जाता है, रिमाइंडर। तो इस प्रकार से अगर हम P में Q से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, और उस रिमाइंडर को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें दशमलव का फेस करना पड़ेगा। यानी दशमलव की बात हम करें तो इसमें दो तरह के रेशनल नंबर आते हैं। इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर इन डेसिमल। अब इन रेशनल नंबर का डेसिमल में क्या महत्व है? यह रेशनल नंबर को हम जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमें रेशनल नंबर में डेसिमल आता है, तो डेसिमल में इनका क्या महत्व है? तो डेसिमल के हिसाब से ये होते हैं, रेशनल नंबर हमारा होता है as पर P by Q। अब ये मान लेते हैं कि 20/3, ठीक है। को ये बराबर हो जाएगा, अब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 20 में, तो ये आपका आ जाएगा 6, और उसके बाद 2 होगा, भाग नहीं लगेगा तो 0 होगा, और 0 के दशमलव यहाँ पड़ गया, फिर 6 टाइम्स में जाएगा तो ये 6 टाइम्स में जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ 6 लिखोगे तो ये बच जाएगा 2, फिर 20 हो गया, फिर 6 होगा, और ये 18 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, 0 हो गया, फिर 6 में जाएगा तो ये 18 होगा। तो इस प्रकार से हमारा यानी ये 6 जो है
जब तक भाग देते रहेंगे तब तक सिक्स 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 ये अनंत तक आते रहेगा। यानी होल लाइफ अगर हम भाग इसमें भाग देते रहें तो ये सिक्स 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 दशमलव के बाद आते रहेगा। तो इस प्रकार का एक ये रेशनल नंबर हो गया 5/2 है। तो हम 2 से भाग देंगे 5 में तो ये जाएगा 2 टाइम्स में, और ये हो गया 4, 1 बचा, नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे तो ये बच गया दशमलव, और ये हो गया 2 × 10, तो ये कट गया। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के हमारे पास दशमलव डेसिमल के बाद का अंक आता है। एक तो रिपीट होता है, एक रिपीट नहीं होता है, इसको चलता कर दिया यानी टर्मिनेट कर दिया। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में दशमलव में 2 तरह के नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कि टर्मिनेटिंग, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये 2 तरह का अंक मेरे पास आया। एक आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और कभी नहीं होगा, ये हमेशा इसी तरह से चलते रहेगा, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। और ये जो है सो टर्मिनेट हो गया, यानी कहने का मतलब कि ये पूर्ण रूप से भाग लग गया, तो इसमें हमें कहीं रिमाइंडर नहीं बचा, यानी ये 2.5 जा कर के समाप्त हो गया। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये इसको टर्मिनेट कर दिया। और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी ये टर्मिनेट नहीं किया, ये बार बार दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। ये पहले वाले अंक का यहाँ पर हम गणना नहीं करेंगे, सिर्फ दशमलव के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो दशमलव के बाद की बात ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है और ख़त्म नहीं होगा, आजीवन आप भाग देते रहेंगे तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। उसी प्रकार ये 1, 2 स्टेप 3 स्टेप में समाप्त हो जाता है, यानी रिपीट नहीं करता है, ये इसको चलता कर देता है। तो इस प्रकार से ये भाग लग गया, यानी 5 के बाद अब कुछ नहीं है। 0.5 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ कोई अंक अब नहीं आ सकता है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और ये जो है सो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। मैं समझता हूँ कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलिए अब थोड़ा सा और इसमें समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई अंक है 0.325423 और दूसरा है 0.533333, तीसरा है 0.45454545। इस तरह से हमें भाग देने के बाद हमारा भागफल यानी क्या क्वोशेंट हमारा इस तरह से आता है भाग देने के बाद। तो ये क्यू का क्वोशेंट का मतलब क्या होता है? तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ 3 तक आकर समाप्त हो गया। 325 पॉइंट डेसिमल 3254423 और एंड हो गया। उसी प्रकार से ये हो गया आपका नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसमें देखिए, अगर या इसका तो बात हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद 5 आता है, उसके बाद रिपीट होने लगता है 3 3 3 3। यहाँ पर देखिए कि डेसिमल के बाद 4 5 4 5 4 5 यानी रिपीट होते रहता है, इसका एंड नहीं है कहीं भी। तो इसमें क्या होता है कि हम इस तरह से भाग देते जाएंगे तो हिंदुस्तान धरती पर पूरा धरती भर जाएगा इसके भागफल से, यानी 4 5 4 5 4 5 लिखते चले जाएंगे, पूरा धरती अर्थ जो है सो फुल हो जाएगा। तो इसे हम आंसर में कैसे लिखेंगे जब ये रिपीट होता है? तो ये 4 5 को हम कई बार आंसर में लिखेंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। या फिर ये 5 3 3 3 3 को हम आंसर में कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे आंसर में कि ये हमारा हो गया पहला 0.5333। तो इसे हम आंसर लिखेंगे 0.53 और 3 के ऊपर लाइन दे देंगे, यानी ये रिपीटिंग लाइन है, इसे हम रेकरिंग भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया रिपीटिंग लाइन। ये लाइन देने का मतलब होगा कि अब इसके बाद खाली 3 3 3 आएगा। दूसरा हो गया 0.454545। तो इसका आंसर लिखेंगे हम कैसे? 0.45। अब ये खाली 4 5 आ रहा है तो दोनों पर हम लाइन दे देंगे और ये हम आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप रेशनल नंबर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस रेशनल नंबर पर बेस बहुत सारे मैथमेटिक्स आते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है, और ये प्रश्न जो है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी कभी कभी आते हैं, लेकिन रेगुलरली ये आपको इंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं इस प्रकार का प्रश्न। तो इसे आप अच्छी तरह हमेशा समझ के रखिएगा। मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आज के वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा, उसे अवश्य देखिएगा, और पार्ट 3 वीडियो भी आएगा, उसको अवश्य देखिएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स तरह तरह के होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करके आपका हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको एक गाइडलाइन दे देंगे जिसके आधार पर आप उस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते रहेंगे। वी नो दैट रेशनल number is in the form of P/Q। इसी फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है 0.25974 और उसके बाद अंत हो गया। ठीक है, इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी ये टर्मिनेट कर दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, समाप्त हो गया।
दूसरा है, ये सब हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। नॉन, थोड़ा यहाँ आगे का स्टेप सॉल्व करने के लिए इसे मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये होता है जैसे 0.35454544, और इस तरह से आप जब तक भाग देते रहेंगे वो 5454 रिपीट होते रहेगा, है ना। 54 हमेशा आते ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसे नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अभी रिपीटिंग डेसिमल हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, लेकिन इसका कारण क्या है? रेशनल नंबर होता है P/Q। अभी ये हमारा P/Q जो है, ये समझिए इसमें Q डिफाइन द नेचर ऑफ डेसिमल्स। अभी हमारा Q जो है यही डिफाइन करता है कि हमारा डेसिमल कैसा होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो Q के लिए एक, अब यहाँ सवाल उठता है कि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 27/88, ये हमारा एक फ्रैक्शन है, या इसे कहिए रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब इसे हम कैसे पता लगाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है? इसको कैसे हम पता लगाएंगे? इस प्रकार से दिया हुआ है तो या तो हम भाग देंगे, वही एक मेरे पास रास्ता है कि 88 से 27 में भाग देंगे, लेकिन ये अब प्रोसेस तो लंबा होगा ना, कोई शॉर्ट प्रोसेस होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए तो एक शॉर्ट प्रोसेस होना ज़रूरी है, तभी हम मैथ को जल्द सॉल्व कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। अध्ययन करने के बाद ये बताया गया है कि Q का मान, Q will be in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n is positive integer. पॉजिटिव इंटीगर। अब नाउ दो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है। पहला है कि इफ Q इज इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, तो क्या होगा ऐसे परिस्थिति में? Q नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दूसरा प्रश्न उठता है, इफ Q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, देन तो क्या होगा?
ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? तो नंबर जो है देन नंबर will be non-terminating. Repeating. डेसिमल। ये इस प्रकार से आपका दो चीज़ निकल कर आया। अब हमें कभी भी पता लगाना होगा कि हमें दिया हुआ रेशनल नंबर यानी p/q टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर यानी q को सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे यानी प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये इस रूप में आता है कि नहीं, जो ये दिया हुआ है इस रूप में आता है कि नहीं। अगर आता है तो टर्मिनेटिंग है और नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब ये हम रेशनल नंबर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि गिवन रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हुआ है आपका रेशनल नंबर। इस प्रकार से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेशनल नंबर आपका सॉल्व होता है। वी नो। अब रेशनल नंबर के बारे में जानने से इरेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले हमें रेशनल नंबर पर ध्यान देना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल। पहला है 0.2347 और दूसरा होता है 0.245545 और इस तरह से चला जाएगा। और 0.232323 इस तरह से ये चला जाएगा जब तक आप p/q का भाग देते रहेंगे। ये हमारा p/q का वैल्यू हो गया है ना। एक तो है कि इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन इसके बावजूद एक और तरह का नंबर होता है। उस नंबर को हम क्या कहेंगे? जैसे मान लेते हैं सपोज द गिवन नंबर is 0.1010010001000 और इसी तरह से हमारा आते जाएगा। और 0.32 है ना 3023002 अब इस प्रकार से अगर कोई है, मान लेते हैं कि ये p/q का मान इस तरह से आता है, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? ना ये टर्मिनेटिंग है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसमें और क्या हो सकता है? तो इसे ही हम इरेशनल नंबर का
इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसे हम कहते हैं। टाइप्स वन हो गया। टाइप्स वन में होता है कि जैसे 0.2020002 है, इसी प्रकार से ये चलता गया। टाइप टू, टाइप टू में क्या होता है कि अंडर रूट एम, वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। and is not a perfect square or cube। कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि √2, √3, √5, इसी प्रकार से √11, √13, √17, these are not a perfect square। and called irrational number। ठीक है। टाइप थ्री, थ्री रूट एम है ना। एम इज पॉजिटिव इंटीग्रल and not perfect cube। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि रूट ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, √3 √5 हो गया, 3 √7 हो गया, 3 √11 हो गया, ये वगैरह वगैरह वगैरह। These are not a perfect cube। So they are irrational
नंबर। टाइप 4, टाइप 4 में सिंबल balls which has meaning of numbers of the form of pivot q। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए पाई। पाई क्या है? ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर वेयर ट्वेंटी 22/7 ये क्या है? पाई का मान है और ये p/q के रूप में है। ये हो गया है आपका रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में हम जान पाए हैं। लेमा के बारे नंबर सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं, मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इक्विलिब्रियम से डिवीजन लेमा के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेमा है। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। लेमा का मतलब यही होता है। और इस लेमा का उपयोग करके इक्विलिब्रियम ने डिवीजन के लिए एक प्रिंसिपल बनाया और उस प्रिंसिपल के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम आया, जिसके आधार पर हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला सीखा। आज सिर्फ हम लेमा के बारे में बात करेंगे और लेमा का डिफिनीशन मैंने बताया था, पुनः मैं बता देता हूँ कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। लेमा एक ऑलरेडी प्रूव्ड किया हुआ है, चाहे जैसे भी हो, काफ़ी रिसर्च करने के बाद प्रूव किया गया और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका लेमा। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि √2, √3, √4, √4 नहीं होता है, 5 होता है, √6, √7 और इसी तरह से आप चलते चले जाइए। और ये है आपके इरेशनल नंबर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे आपको कि ये इरेशनल नंबर है, ये √2, √3, √5, √6 और √7 मैंने आपको बताया था, लेकिन केवल बताने से हम मान लें कि √2 इरेशनल नंबर है या √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसे प्रूव करके बताना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है। और आज वही प्रूव करने के लिए हम लेमा का उपयोग करेंगे। लेमा का उपयोग करके हम साबित करेंगे कि √2, √3, √5 एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें से सबको बारी बारी से हम सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं। आपको √2 के बारे में हम बता सकते हैं, या हम इस वीडियो में √2 के बारे में जानेंगे कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। उसी प्रकार से सारे के बारे में हम स्टेटमेंट बना करके और उसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, चाहे जो भी हो रूट के अंदर, सिर्फ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यही है इरेशनल नंबर का मतलब कि रूट में जितने भी अंक डिजिट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। तो चलिए, √2 जो है आपका इरेशनल नंबर है। मैं मान लेता हूँ, सपोज √2 इज ए रेशनल number and its simplest
फॉर्म इज पी बटा क्यू। जैसा कि मैंने बताया था कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो इसे हमने रेशनल नंबर मान लिया √2 को, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म को भी मान लिया कि पी बटा क्यू है। नाउ √2 बराबर होगा पी बटा क्यू होगा। अब इसे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 2 बराबर हो गया पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ लिख देते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, this tends to 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर होगा। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब इससे साबित होता है दिस टेंस टू डिवाइड क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड्स करता है। ठीक है, यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, क्यू स्क्वायर यानी भाग लग गया इसमें ना। और 2 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है। तो दिस टेंस टू डिवाइड पी स्क्वायर, टू डिवाइड पी। अगर किसी का स्क्वायर में भाग लगता है, जो अंक डिवाइड करता है उसके स्क्वायर हटने के बाद भी उसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 उसे डिवाइड कर देगा। 2 अगर मान लेते हैं कि 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये 8 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कि हमारा 2 डिवाइड पी को डिवाइड कर सकता है। अब हम मान लेते हैं सपोज P बराबर 2C हो गया फॉर सम इंटीगर C। तो अब नाउ putting the value of p in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करके देखते हैं 2q स्क्वायर माइनस, तो हो जाएगा ये कि 2q स्क्वायर बराबर 2c पर स्क्वायर और 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये हो गया। चूँकि
2 divides 2 divides क्यू स्क्वायर, इसलिए 2 डिवाइड क्यू सही है, चूँकि 2 इज ए prime number, so it has only one factor, that is 1. हो गया, but here we see that 2 has two common factors. Has 2 common factors. That means it is wrong to state that root 2 is a rational number. Hence, it proves that root 2 is irrational number. अच्छा, ये साबित हो गया कि रूट 2 जो है सो रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया कैसे ये सॉल्व हुआ, उसी प्रोसेस को अपना करके हम रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 को साबित कर सकते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं बोर्ड में। ये रूट 2 वाला भी कभी आया होगा, ये आपको CBSE 2019 में आया है। CBSE 2019 में ही आया है। तो बराबर आते रहता है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 9, रूट 7। इस तरह से रूट 9 तो नहीं होगा, रूट 8, ये सब रूट 11, ये कोई ना कोई डिजिट हम रूट वाला जो है सो एग्ज़ाम में हर एक साल आता है साबित करने के लिए कि ये इरेशनल नंबर है, इसे साबित कीजिए। तो साबित करने का एकमात्र यही तरीका है जिसके माध्यम से हम इसे साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।